हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? माइक टेस्टिंग कर लूँ जरा। और भाई आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, क्या लेकर आई हूँ मैं? फिगर्स ऑफ स्पीच लेकर आई हूँ। और इसके साथ ही भाई मैंने सुबह भी अपना एक वीडियो जो है वो अपलोड करा था और उसमें आप लोगों को बताया था कि 17 तारीख को, 17 ही है ना, 15 फ्राइडे सैटरडे संडे, हाँ 17 तारीख को हम एक टेस्ट जो है वो कंडक्ट करा रहे हैं और ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसका लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स वगैरह में डाला जाएगा। ये आपका टेस्ट होगा, लगभग 90 मिनट्स का टेस्ट होगा, 120 क्वेश्चंस होंगे और इसमें आपका ऑनलाइन मतलब वही नेगेटिव मार्किंग एंड ऑल सब कुछ होगा। और इसमें जो सबसे जिसके मतलब जो फर्स्ट आएगा इसमें उसको 5000 का कैश प्राइज मिलेगा, जो सेकंड आएगा उसको 3000 का और जो थर्ड आएगा उसको 2000 का। दिस इज नॉट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश सूत्रा, ये उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश सूत्रा के स्टूडेंट्स नहीं हैं। तो ये हमारा 15 अगस्त ऑफर है, इंडिपेंडेंस वीक है, 15 अगस्त ऑफर है ये हमारा। और इसके लिए आपको इंग्लिश सूत्रा की आप वेबसाइट से भी यू कैन रजिस्टर जो टेस्ट पोर्टल होता है उससे भी आप कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है, अगर आप इसमें चाहें तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं टेस्ट देने के लिए। और इसके अलावा भाई मैंने आज एक काम और करा था कि मैंने आज एक बैच लॉन्च करा है यूपी जीआईसी लेक्चरर का। और इसमें जो है ना, मैं आपको सबसे पहले ये दिखाऊं, यूपी जीआईसी लेक्चरर वाला जो कोर्स है, यूपी जीआईसी लेक्चरर वाला, तो हमारा जो है ना ये वीडियो बैच है, 2500 रुपए का कोर्स है। और इसमें जो है व्हाट यू गेट वीडियो लेक्चर्स है, जितने राइटर्स इसमें दिए हुए हैं, मतलब जो यूपीजे ये प्री के लिए है, दैट इज फॉर प्री, मेंस के लिए नहीं है। मगर ये आप जो भी ये बैच लेगा ये इट विल हेल्प देम आउट नॉट ओनली इन यू जीआईसी लेक्चरर, बल्कि ये आप लोगों के लिए यूपी टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा ये आपका जो है ईएमआरएस बीपीएससी सबके लिए हेल्पफुल है। तो जो वांट टू परचेज इट, 2500 रुपए का है, इसमें पीडीएफ्स हैं। और जो है वो ये बैच जो हमारे एलटी के स्टूडेंट्स हैं, ये देखो, ये जो रो रहे थे ना भाई 8500 का है, यहाँ आकर मुझे उल्टा सीधा तो बहुत बोल के गए, फ्री दिया है मैंने अपने स्टूडेंट्स को। ये बैच फ्री है उनके लिए, उनके बैच में डल चुका है ये, उन ना केवल उनके में, जो वो बैकअप वाले थे ना उनको भी फ्री दिया है मैंने, ये खुल के बोल फ्री दिया है मैंने ये बैच, ये जीआईसी लेक्चरर का ये बैच मैंने फ्री दिया है अपने स्टूडेंट्स को। ये जो ये इस वाले बैच में ये जो 8500 है ना, जिसमें आपको लाइव क्लासेस नोट्स और ये वाला बैच फ्री दिया है। हाँ है उनके पास भी पीडीएफ ही इसकी, लेकिन फ्री देना बहुत बड़ी चीज होती है, और मैंने फ्री दिया है, नो एक्स्ट्रा चार्ज। और इनको ही नहीं, जो मेरे 2021 के एडमिशन लिए हुए स्टूडेंट्स बैठे थे, ये बैकअप वाले थे जिनसे मैंने 500 रुपए बैकअप के लिए थे कि हाँ भाई उसको रिन्यू करवा लो भाई, एक आप पढ़ रहे हो, उनको भी मैंने ये चीज दी है। तो बोलने वाले तो बहुत आ जाते हैं, ये चीज नहीं दिखती मेरी, क्यों? क्योंकि लोगों के मन में ये चीज बिठाई जाती है कि ये ऐसे करते हैं वो, क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जब किसी इंसान की कोई अच्छी चीज होती है ना, वो कोई नहीं बताता। अगर कभी भाई इंसान है, कभी कोई गलती, किसी को डांट दिया, किसी को कुछ बोल दिया, तो वो पब्लिसाइज कर दी जाती है ना। मेरे को ये पब्लिसाइज करना, अगर आप ये लेना चाहें ये बैच, अगर आप ये वाला बैच लेते हैं तो आप सोचिए 8500 रुपीज क्या महंगे हैं। और अगर आप नहीं लेना चाहते तो 2500 रुपए का वो वाला बैच लीजिए जिसमें एलटी नहीं है, लेकिन उसमें आप यूपी टीजीटी पीजीटी उसके उसमें पीडीएफ्स हैं, उसमें लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप जाइए और देखिए कि खोल के, अगर आपको पसंद आए तो लीजिए यूपीजीआईसी के लिए। और जो है और जो लोग एलटी की तैयारी कर रहे हैं प्लस उसके अलावा लेक्चरर का भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये सोने पे सुहागी वाली चीज है। हाँ 5500 वाले में भी है, मैंने सब बैचेस में डाला है, सब बैचेस में मैंने डाल दिया है, सब 5500 वाले हैं उनको भी फ्री जीआईसी लेक्चर दिया है, जो सिर्फ लिटरेचर वाले हैं उनको भी दिया है मैंने, अपने सारे एलटी वालों को
जो मेरे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको सबको मैंने फ्री जीआईसी लेक्चर, और ये नहीं है कि ये मेरा कोई कंटेंट जो है बेकार कंटेंट है, क्योंकि जो मैं पढ़ाती हूँ बड़े दिल से, बड़ी मेहनत से और उससे पढ़ाती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आई शुड गिव दिस अ गिफ्ट, एज अ गिफ्ट टू माई स्टूडेंट्स। तो ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को गिफ्ट दिया है। और जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं बट वो भी पढ़ना चाहते हैं, एलटी नहीं है लेकिन भाई बहुत सारे चीज़ों की तैयारी, प्री की तैयारी है, उसके में ईएमआरएस की भी करना चाहते हैं, उनमें एनवीएस की भी करना चाहते हैं, तो एक बैच से आपका वो काम चल जाएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और आप आइए ऐप पर, उसको देखिए, उसमें जो खुला हुआ कंटेंट है उसे देखिए, आपको पता चल जाएगा। और उसमें पीडीएफ जो है, अभी सारी पीडीएफ नहीं डली है, केवल एक शेक्सपियर वाली पीडीएफ है, धीरे धीरे सारी पीडीएफ उसमें डल जाएंगी, लेकिन वो जो है आपको आना पड़ेगा ऐप पर, देखना पड़ेगा। और हाँ जी, पीडीएफ, वो जो पीडीएफ है भाई, अब देखो 2500 में प्रिंटेबल पीडीएफ तो नहीं दे सकते, वो तो बिक जाएंगी सारी मेरी, तो जो है इसीलिए वही जो लोग और लोग करते हैं, लेकिन ये क्वालिटी कंटेंट है जो आपको मिलेगा। और जो एलटी का कर रहे हैं उनको तो मैंने फ्री दिया ही है, उनकी तो पीडीएफ भी प्रिंटेबल है। अगर आप एलटी का लेते हो तो आपको भी मिलेगा, लेकिन बात ये है कि भाई सभी, बहुत लोगों ने कहा भाई बहुत महंगी फीस है, हम कहाँ इतनी अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैंने ये चीजें पहले ही सोच रखी थी, क्योंकि मुझे भी पता था कि भाई इस जीआईसी का बैच आएगा। अब आलतू फालतू कुछ देने से बेहतर है, स्टूडेंट्स को और पैसा खर्च करवाने से बेहतर है कि भाई ठीक है, उनको आप क्वालिटी कंटेंट दो, एक चीज के साथ उनको चीजें वो दो, क्योंकि जो यहाँ पढ़ने के लिए आया है, आप एक टीचर एक अच्छी पढ़ाई की चीज से ज्यादा अच्छा गिफ्ट क्या दे सकता है जिससे वो भविष्य में बहुत कुछ बन जाएंगे। तो भाई यही चीज है जो मैंने स्टूडेंट्स को दी है, और अगर आप चाहते हैं तो आपको भी मिल सकता है। अगर भाई देखो, बात ये होती है कि इससे ज्यादा तो कोई भी नहीं दे सकता, और अगर आपको लगता है तो फिर तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती, मैं कुछ कह ही नहीं सकती इसमें, तो फिर अब बात ये है ना कि जिसको कमी निकालनी है मेरे अंदर, वो तो हर चीज में निकालेंगे। जैसे एक बार मेरे पे एक ने कमी निकाल दी थी, मैडम आप पढ़ाते हैं पानी बहुत पीती हैं, तो अब किसी चीज पे लगा देंगे बोलती बहुत है वो बावली औरत। कोई बात नहीं, अब मैं जो है पढ़ा लेती हूँ। ये फिगर्स ऑफ स्पीच है, कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने आप लोगों को कल करवाई थी, आज ये फिगर्स ऑफ स्पीच है। देखो, जो कल फिगर स्पीच कराई थी मैंने, उसमें एलिट्रेशन, एसोनेंस और पन, एंटीथीसिस, ये सब करवाया था। आज जो मैं लेकर आई हूँ, देखो सबसे पहले है अपोस्ट्रोफी। अब अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है? अपोस्ट्रोफी से लोग ये समझते हैं कि केवल मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया, क्वेश्चन वो कॉमा लगा दिया, अपोस्ट्रोफी ना। अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है जब हम किसी व्यक्ति को, किसी को एड्रेस करते, संबोधित करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जिंदा नहीं होना चाहिए, मतलब वो व्यक्ति उस समय वहां प्रस्तुत नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति डेड होना चाहिए, वो मृत होना चाहिए। हम किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज को भी कर सकते हैं, ठीक है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, एब्स्ट्रैक्ट चीज को कर सकते हैं। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, जैसे ओडोनाग्रेशन अर्न में जैसे किड्स ने करा है। तो स्पीकर जो है ना, वो एक अपने आप को रियलिटी से डिटैच कर लेते हैं, और वो एक ऐसे व्यक्ति को या ऐसी चीज को एड्रेस करते हैं जो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल लगा, ओ डेथ वेयर इज दाय स्टिंग, यहाँ डेथ को एक ओ डेथ तुम्हारा स्टिंग कहाँ है, तो ये जो है यहाँ डेथ को संबोधित किया जा रहा है। डेथ को ऑब्वियसली, डेथ को जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज को जो है वो संबोधित किया गया है, तो हेयर इट इज apostrophe। और मैं एक और बात बता रही हूँ, इफ द पर्सन इज प्रेजेंट और इफ द पर्सन इज अलाइव एंड देन पीपल एड्रेस दैट पर्सन, तो दैट इज नॉट apostrophe, दैट इज सिंपली एड्रेस। क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स क्या होता है? क्लाइमैक्स का मतलब होता है जब एक्शन स्टेप बाय स्टेप चलता है, उसे क्लाइमैक्स कहा जाता है। एक rhetorical device where words, phrases or clauses are arranged in an ascending order of importance, यानी कि छोटे से बड़े के क्रम में लगाया जाता है, और पावर और इंटेंसिटी, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ राइजिंग टेंशन। ये ना क्लाइमैक्स वो पॉइंट होता है जिसके बाद एक्शन गिर जाता है। तो क्लाइमैक्स में ना धीरे 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 छोटे छोटे उनके बाद जो है एक मतलब ये जो है एक्शन जो है वो राइजिंग एक्शन होता है, फिर उसके बाद फॉल हो जाता है, यानी कि क्रमानुसार लगाया जाता है कि मतलब छोटे से बड़े के क्रम में घटनाओं को लगाया जाता है टू इंक्रीज द टेंशन।
एंड फाइनल जो है वो डिनू में होना है या कैटेस्ट्रॉफ होना है, उसके लिए ग्राउंड बनाया जाता है। ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड। हालांकि एक बात बताओ, इसमें एक और फिगर ऑफ स्पीच भी है, एसेंट रिटर्न भी है इसमें, क्योंकि इसमें कंजंक्शन का यूज नहीं करा गया। ही केम, आया, देखा और जीत लिया, छोटे से बड़े के क्रम में लगाया। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमैक्स। नाउ यूफिमिज्म। अब यूफिमिज्म देखो, जब हम किसी को, यूफिमिज्म का मतलब होता है जब हम किसी को कोई बात कहना चाहते हैं तो हम कड़वे शब्द ना यूज करके जब माइल्ड वर्ड्स को यूज करते हैं। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ माइल्ड, इनडायरेक्ट और वेग एक्सप्रेशन were one thought to be harsh, blunt or offensive. If something is considered harsh or blunt or offensive, जैसे किसी को कहते हैं वो अंधे कहा जा रहा है भाई, तो ये बहुत ऑफेंसिव और हार्श स्टेटमेंट है, या वो मर गया ना, he died yesterday, तो these are considered very harsh or blunt statements in, मतलब आप इनकी जगह इफ यू यूज माइल्ड स्टेटमेंट, ही पास्ड अवे और ही जॉइंड हिज फोरफादर्स, तो ये जो है ना, दिस इज कंसिडर्ड यूफेमिज्म। तो भाई जब आप सीधी बात ना कहकर, मतलब हार्ड स्टेटमेंट ना कह के उसको माइल्ड स्टेटमेंट से उसको उसको चेंज कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म। ही पास्ड अवे इंस्टेड ऑफ ही डाइड। एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या होता है भाई, भाषा को जब हम बोलते हैं तो हम उसमें अपने अपने एक्सप्रेशंस देते हैं, लेकिन भाषा को जब लिखते हैं तब उसमें अपने भाव कैसे प्रस्तुत करोगे। तो इट इज दैट फिगर ऑफ स्पीच दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, जो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस को बता, सडन फीलिंग, ओ वाओ, ये जो है ना, इनको जो है इसको कहा जाता है कि एक्सक्लेमेशन जो है कहा जाता है, इट्स अ फोर्सफुल utterance ऑफन इंडिकेटेड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अब बताया क्या जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क की मदद से, और ये ना ये कोई क्वेश्चन या कमांड नहीं होता है, इट एक्सप्रेसेस योर इमोशन, वाओ, अलास, इस तरीके से, मतलब जो आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन आते हैं वो आपको भाषा के माध्यम से दिखाना हो तो दैट इज एक्सक्लेमेशन। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो यहां पर आप देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। एक ये मेरी बड़ी पसंदीदा फिगर ऑफ स्पीच है एंड दैट इज इनुएंडो। इनुएंडो का मतलब होता है व्हेन यू डू नॉट से समथिंग डायरेक्टली बट यू जस्ट गिव अ हिंट टू दैट पर्टिकुलर थिंग, तो उसे क्या कहते हैं, इनुएंडो कहते हैं। जैसे मतलब अगर किसी को हम कहें, हाँ जैसे आपको पता है किसी व्यक्ति के बारे में कि वो एक जो है वो चीटिंग करके पास हुआ है या कुछ भी, कहता है इज अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, तो मतलब आप किसी चीज को जब आप सीधा ना कह के हिंट दे रहे हो तो दैट इज कॉल्ड इनुएंडो। ही इज जो है ना, जैसे हम बोलते हैं कि ही इज बॉर्न ऑफ रिच बट ऑनेस्ट पेरेंट्स, यानी कि भाई वो उसके पेरेंट्स बहुत अमीर हैं मगर ईमानदार है, इट मीन्स अमीर लोग ईमानदार नहीं होते हैं। a subtle or indirect hint, suggestion or insinuation often of a derogatory nature। तो भाई आप किसी को बताना चाहते हैं कोई बात बट यू आर नॉट टेलिंग इट डायरेक्टली, यू आर जस्ट गिविंग अ हिंट टू इट, उसको कहा जाता है इनुएंडो। द स्पीकर इम्प्लाइज समथिंग विदाउट स्टेटिंग इट डायरेक्टली, सीधा नहीं बोलने का। तो ये जो है आई एम श्योर शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, जो मैंने अभी आपको बता दिया। आयनी, ये भी बहुत बढ़िया। आयनी का मतलब होता है फिगर ऑफ स्पीच विच हैज विच द लिटरल मीनिंग ऑफ इट इज डिफरेंट एंड द रियल मीनिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। जब आप शाब्दिक अर्थ और जो उसका रियल अर्थ होता है, जो उसका वाकई में अर्थ होता है, दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर होता है, उसे आयनी कहा जाता है। व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज एक्चुअली मेंट, क्या कह रहे हैं और क्या उसका अर्थ है, तो उसको जो है आयनी कहा जाता है। आयनी अलग अलग तरीके की होती है, वर्बल आयरनी होती है, सिचुएशनल आयरनी होती है, ड्रामेटिक आयरनी होती है और कॉस्मिक आयरनी होती है, बहुत तरीके की आयनीज होती हैं। जैसे भाई वो वर्बल आयरनी का है एग्जाम्पल, ड्रामेटिक आयरनी है जिसमें डंकन मकबेथ के पास बैठ के कह रहे हैं आजकल पता नहीं चलता, लोगों के चेहरे पे नहीं लिखा होता है, कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ, और उनको ये नहीं पता है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक आयरनी कि व्हाट ही इज सेइंग इट हैज बिकम द एग्जाम्पल ऑफ आयरनी। क्यों? क्योंकि थोड़े समय बाद मकबेथ उन्हीं की हत्या करने वाले हैं। तो ये होता है एंड व्हेन एंड वर्बल आयरनी, जब आप किसी को कहते हैं एक जैसे टाइम निकलने के बाद कोई यार है बड़ी जल्दी आ गया यार, तो कोई बेचारा भोला हो वही समझ ले कि हाँ मैं जल्दी आ गया हूँ, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल आयरनी। मगर पता है ये जो आयरनी वगैरह होते हैं ना, इनको समझने के लिए भाई
भोलेपन से ऊपर उठना पड़ता है, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो भाई अ कंट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज एक्चुअली मेंट, क्या कह रहे हैं, क्या उसका सही मीनिंग है, उसे आयनी कहा जाता है। जैसे अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, ये आयनी है, ये सिचुएशनल आयनी है कि भाई जो जगह आग बुझाने के लिए रखी गई है उसी जगह में आग लग गई, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ सिचुएशनल आयनी। मेटाफर, जब हम कंपैरिजन करते हैं दो अनलाइक थिंग्स में, when the comparison is made between two unlike things but the words of comparison aren't used, that is called metaphor। तो यहाँ पर और देखो बात ये है, चाहे सिमिली हो या मेटाफर हो, the comparison should always be in unlike things which should have something in common। कुछ चीज कॉमन होनी चाहिए मगर वैसे दो डिसिमिलर थिंग्स होनी चाहिए। द क्लासरूम वॉज अ जू, जैसे अभी बोलते हैं अरे हम तो चिड़िया, ये क्या मछली बाजार बना रखा तुमने, बच्चों को बोलते हैं जब बहुत शोर मचाते हैं। तो हम क्लासरूम को मछली बाजार से या जू से कंपेयर कर रहे हैं, तो दो अनलाइक थिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं लेकिन कंपैरिजन के वर्ड्स यूज नहीं कर रहे, दैट इज कॉल्ड मेटाफर। अब यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं और मैं ये क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रख रही हूँ और आप देखिए, पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। विच फिगर ऑफ स्पीच इज प्राइमरली यूज टू सॉफ्टन अ हार्श और अनप्लेजेंट ट्रुथ। अभी बताया था मैंने आपको, मेटाफर, यूफेमिज्म, एपोस्ट्रोफी या आयनी। जब हम किसी अच्छी बुरी चीज को, किसी बुरे कथन को एक अच्छी चीज से बदलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, दैट इज यूफेमिज्म। द आंसर इज बी, दैट इज यूफेमिज्म। The wind whispered secrets through the trees. This sentence is an example of the wind whispered। भाई देखो वैसे तो इसमें एलिट्रेशन भी आ रहा है तुम्हारा, ठीक है, इसके अलावा पर्सोनिफिकेशन भी आ रहा है तुम्हारा, है ना, और क्या आ रहा है, अगर इसमें ओनोमोटोपिया होता तो वो भी आ जाता, लेकिन फिलहाल एक इसका एग्जाम्पल है, ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। तो क्यों, क्योंकि इसमें विंड विस्पर्ड, विस्पर कौन करता है, फुसफुसाता कौन है, इंसान, तो दैट इज विंड को, एब्स्ट्रैक्ट चीज को किससे कंपेयर कर दिया है, ह्यूमन बीइंग से। द आंसर इज पर्सोनिफिकेशन। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। ओ कैप्टन, माय कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। ये आपको पता है, ये वॉल्ट विटमैन की पोएम है, ओ कैप्टन माय कैप्टन। इसमें पूरा जो है एक जो इसमें मेटाफर यूज किया गया है पूरे में, इसमें जो बहुत ही जो अमेरिका को कंपेयर किया गया है शिप से, अब्राहम लिंकन को कंपेयर करा गया है कैप्टन से। लेकिन यहाँ जब कहे ओ कैप्टन, यहाँ पे उनकी मृत्यु हो चुकी है, और एपोस्ट्रॉफी का मतलब ही होता है व्हेन यू एड्रेस द पर्सन हु इज डिजीज्ड और नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो यहाँ है आपका फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज अपोस्ट्रॉफी। The phrase pretty ugly is a classic example of which figure of speech? Pretty ugly is in pretty भी और ugly भी, तो आयनी है, ऑक्सिमोरॉन है, मेटाफर है या यूफेमिज्म है। भाई प्रिटी अगली सुंदर भी है और बदसूरत भी है, जब दो ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ रखा जाता है, दैट ऑक्सिमोरॉन। A comedian says, I am on a seafood diet. I see food and I eat it. सी एक सी के दो शब्द मीनिंग आ रहे हैं, एंड द आंसर इज पन, प्ले ऑन वर्ड्स। ठीक है, प्ले ऑन वर्ड्स, जैसे मैंने कल भी इसका एग्जांपल दिया था, पता नहीं आप लोग कितना सुनते हो कितना नहीं। He came, he saw, he conquered is an example of। देखो मैंने आपको बताया था ये छोटे से बड़े के क्रम में लगाया गया है, यानी कि तो इसको जो है लेडर के तरह होता है, तो ये होता है क्लाइमेक्स, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में लगता है, और जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगता है तो वो बिथोज या एंटी क्लाइमेक्स होता है। Which of the following figures of speech relies on a deliberate exaggeration for emphasis? Onomatopoeia, metonymy, hyperbole या euphemism? तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें एग्जैजरेट करा जाता है। आई एम सो हंग्री दैट आई कैन ईट अ हॉर्स। मैं इतना भूखा हूं। भाई ये क्या कहा जा रहा है कि अपनी भूख को बताने के लिए कहा जा रहा है, तो क्या करा जा रहा है, एग्जैजरेट करा जा रहा है। and when there is exaggeration the figure of speech is hyperbole।
When a character in a play speaks his thoughts aloud to the audience but not to their characters, to other characters on stage, it is called. भाई जब जब आप स्टेज पे एक कैरेक्टर बोलता है एंड मतलब बात ये होती है कि उस समय ना और अदर लोग उपस्थित ही नहीं होते हैं, वो दैट इज कॉल्ड सोलिलकी. व्हाई? बिकॉज सोलो मीन्स होता है अकेले एंड लोको मीन्स होता है डायलॉग. व्हेन द पर्सन इज ऑल अलोन एंड ही इज एक्सप्रेसिंग हिज हार्ट फेल्ट फीलिंग्स, तो उसको सोलिलकी कहा जाता है. तो दैट इज सोलिलकी. The ship was a ghost on the sea. This is an example of a simile, hyperbole, metaphor या personification. The ship को कंपेयर करा है ghost से, यानी कि दो अनलाइक चीजों को कंपेयर करा, मगर कंपैरिजन के शब्द यूज नहीं करे. आंसर इज मेटाफर. The statement, the silence was deafening. The silence was deafening. अब एक चीज मैं आपको बताऊं, वैसे तो ऑक्सीमोरोन जो होता है ना, उसमें दो ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ रखा जाता है. तो कभी जब इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स को लगता है कहीं एंटी क्लाइमेक्स तो नहीं, सॉरी एंटी थीसिस तो नहीं है. तो पता होता क्या ना, एंटी थीसिस में देयर शुड बी टू स्टेटमेंट्स. ठीक है, दो स्टेटमेंट्स होते हैं जो एक आपस में विरोधाभासी बात करते हैं, ऑपोजिट बात करते हैं, और फिर उसके बाद जो है उनको साइड बाय साइड रखा जाता है. लेकिन इसमें क्या है कि एक ही स्टेटमेंट है, बस साइलेंस को डेफनिंग कहा गया है, तो वो ऑक्सीमोरोन है. आंसर इज ऑक्सीमोरोन. पैराडॉक्स नहीं है, क्योंकि पैराडॉक्स का मतलब होता है कि एक ऐसा सत्य जो ऊपरी तौर पे देखने पे लग रहा हो कि ये सत्य नहीं है, बट अंतर्निहित में उसमें सत्य छिपा हुआ हो. तो एक कड़वा सत्य जिसे कहा जाता है, विच अपीयर्स टू बी. ठीक है, तो ये हुआ आपका, यहाँ तक ये क्वेश्चंस हुए. चलिए अब हम लोग जो है बस इसको रोकते हैं, और अब मिलेंगे हम कल. अगर आपको जो है जीआईसी लेक्चरर का बैच देखना है तो आप इंग्लिश सूत्रा के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें जो फ्री वीडियोस हैं वो देख लीजिए. इफ यू फील लाइक यू कैन बाय, अदरवाइज कोई बात ना, हटा देना है.